नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर कुमार और आपका बीपीएससी प्लेटफॉर्म पर फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, एमसीक्यू सीरीज की शुरुआत इस वीडियो से हो रही है और यह सीरीज बीपीएससी पीटी तक लगातार कंटिन्यू रहेगी। इस सीरीज का पहला सब्जेक्ट जो है दोस्तों वो है मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि अगर बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस सीरीज के पहले वीडियो में हम लोग एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के बारे में पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और यह यूरोपियों के आगमन का पहला पार्ट होगा। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आपको अंकुर कुमार ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। इस चैनल से जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर जाकर अंकुरोसिटी सर्च करें या फिर डिस्क्रिप्शन में इस चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर हर दिन बीपीएससी पीटी के लिए एमसीक्यूज डाले जाते हैं। मेरे सारे लेक्चर्स की पीडीएफ यहाँ प्रोवाइड करा दी जाती है। मेंस आंसर राइटिंग के लिए एक क्वेश्चन दिया जाता है और यहाँ पे आप मुझसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वाज, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में सफलता का क्या कारण था। आप इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करें। मैं ऑप्शंस पढ़ना शुरू करता हूँ। पहला, एब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, मतलब भारत में राष्ट्रवाद की कमी। बिल्कुल सही है, क्योंकि उस समय कोई यूनाइटेड इंडिया का कंसेप्ट नहीं था, तो इंडिया में कोई नेशनलिज्म भी नहीं था। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, द कंपनी आर्मी रिसीव्ड वेस्टर्न ट्रेनिंग एंड दे हैड मॉडर्न आर्मी। बिल्कुल सही जवाब है। इंडियन आर्मी अभी भी ट्रेडिशनल तरीके से लड़ रही थी, जबकि कंपनी की आर्मी के पास मॉडर्न हथियार थे और वो लोग ज्यादा अच्छे से ट्रेंड भी थे। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, इंडियन सोल्जर्स हैड लैकनेस ऑफ फिडेलिटी, मतलब कि भारतीय सिपाहियों के पास निष्ठा की कमी थी। और ये सही ऑप्शन है दोस्तों, क्योंकि इंडियन सोल्जर्स को कम पैसे मिलते थे, जबकि ब्रिटिश आर्मी को उस समय के हिसाब से पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे दिए जाते थे। मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाज पेइंग मोर देन एनी अदर कंपनी इन द वर्ल्ड। तो सभी ऑप्शंस इसका सही है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। थोड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जान लो। दिसंबर 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ने 15 साल के लिए इनको रॉयल चार्टर दिया था। रॉयल चार्टर में बेसिकली ये लिखा हुआ था कि 15 साल तक इनके पास मोनोपोली रहेगी इंडिया में ट्रेड करने के लिए। मोनोपोली मतलब कोई भी दूसरा ब्रिटिश कंपनी इंडिया में ट्रेड नहीं करेगी इनको छोड़कर। तो ये रॉयल चार्टर 15 साल के लिए दिया गया था। बाद में इसको बहुत बार एक्सटेंड भी किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश कंपनी गॉट फर्स्ट चार्टर परमिटिंग देम टू ट्रेड इन इंडिया, मतलब कि कौन सा ब्रिटिश कंपनी को सबसे पहले चार्टर दिया गया था कि वो लोग इंडिया में आकर ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों लेवेंट कंपनी। देखो, लेवेंट कंपनी को सबसे पहले चार्टर दिया गया था कि आप लोग लैंड रूट से, मतलब कि जमीनी रास्ते से जाकर इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, लेवेंट कंपनी गॉट द चार्टर टू ट्रेड इन विथ इंडिया बाय लैंड रूट, मतलब जमीनी रास्ते से ट्रेड कर सकते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को ये चार्टर दिसंबर 1600 में दिया गया और इनको 15 साल के लिए मोनोपोली भी दे दी गई। अगला सवाल, Which of the following was the emperor of India when British East India Company was formed in London? मतलब जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हो रहा था तब भारत में मुगल एम्पायर कौन था? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अकबर। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी और उसमें भारत का मुगल एम्पायर हुआ करता था अकबर। आप यहाँ पे देख सकते हैं अकबर का जो कार्यकाल था वो 1556 से 1605 था और 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, तो अकबर वाज द मुगल एम्पायर। बाकियों के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। जहांगीर का कार्यकाल जो है 1605 से 1627 तक रहा था और इसी के समय में हॉकिंस जो है इसके दरबार में आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली टेम्पररी और परमानेंट फैक्ट्री दोनों इसी के कार्यकाल में लगी थी। शाहजहां का कार्यकाल अगर देखें तो 1627 से 1658 के बीच में रहा था। औरंगजेब 1658 से 1707 और औरंगजेब के टाइम में मुगल एम्पायर अपने जेनिथ यानी पीक पर था दोस्तों। औरंगजेब के डेथ के बाद मुगल एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हो जाता है। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला टेम्पररी फैक्ट्री 1611 में मसूलीपट्टनम में लगाया था और पहला परमानेंट फैक्ट्री सूरत में 1613 में लगाया था। टेम्पररी और परमानेंट क्यों बोल रहे हैं? टेम्पररी फैक्ट्री होता था दोस्तों छोटा सा पोस्ट जहां पर स्टोर किया जाता था सामान को और यूरोप भेजा जाता था बेचने के लिए। परमानेंट फैक्ट्री मतलब एक परमानेंट स्ट्रक्चर जो कि टेम्पररी फैक्ट्री से साइज में बहुत बड़ा होता था। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दी ब्रिटिश ऑफिशियल डिफीटेड पोर्तुगीज एट स्वाली, मतलब कि स्वाली के स्थान पर किस ब्रिटिश अधिकारी ने पुर्तगालियों को हराया था? देखो, स्वाली आपको सूरत के पास मिलेगा
और इसका सही उत्तर होगा दोस्तों थॉमस वेस्ट। थॉमस वेस्ट ब्रिटिश नेवी को लीड कर रहे थे और एक छोटा सा फाइट होता है पुर्तगालियों और ब्रिटिश में और यहाँ पे ब्रिटिश जीत जाता है। देखो इस लड़ाई की सिग्निफिकेंस यह है कि यह लड़ाई 1613 में हुई थी और यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने बता दिया था कि वो लोग भी आगे चलकर एक मेजर पावर के रूप में उभरने वाले हैं। मतलब जहां पे पुर्तगालियों का एक तरह से दबदबा था उसको इन्होंने काउंटर करने की कोशिश की थी। थॉमस वेस्ट के अंदर पुर्तगालियों को हराया गया और उसके बाद सूरत पोर्ट पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। थोड़ा पुर्तगालियों के बारे में जान लेते हैं। 1556 में इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी गोवा में। इसके अलावा इंडिया में टोबैको का कल्टीवेशन भी पुर्तगाली लेकर आए थे। इनकी पहली फैक्ट्री जो है कोचीन में लगाई गई थी और दूसरी फैक्ट्री कन्नौज 1505 ईस्वी में लगाई गई थी। अगला सवाल है दोस्तों आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच, मतलब कि आपको करेक्ट मैच को खोजना है। देखो डच फैक्ट्रीज दी है, उनका लोकेशन दिया गया है पहला कॉलम में और दूसरा कॉलम में इसका साल दिया गया है। देखो पुलिकट में डच ने 1609 ईस्वी में नहीं 1610 ईस्वी में फैक्ट्री लगाया था। अगर सूरत की बात करें तो यहाँ पर 1613 ईस्वी में फैक्ट्री नहीं लगी थी, 1616 ईस्वी में यहाँ पे फैक्ट्री लगाई गई थी। कोचीन में दोस्तों फैक्ट्री 1664 नहीं 1663 ईस्वी में लगाई गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा चिंसुरा जो कि बंगाल में था और यहाँ पे फैक्ट्री 1653 ईस्वी में डच के द्वारा लगाई गई थी। देखो डच की पहली फैक्ट्री पुलिकट में लगाई गई थी 1610 ईस्वी में। इसके बाद इन्होंने सूरत में अपनी फैक्ट्री लगाई 1616 में, कोचीन में 1663 में। पहले डच जो इंडिया के एक्सपेडिशन पे निकले थे उनका नाम था कॉर्नेलिस डी हाउटमैन। अगला सवाल बॉम्बे वाज टेकन ओवर बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम, मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे किससे मिला था। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पोर्तुगीज। आप जानते हैं कि पुर्तगालियों की प्रिंसेस हुआ करती थी कैथरीन ब्रिगेंजा, उसका विवाह जो है चार्ल्स II से किया गया था और चार्ल्स II को डाउरी गिफ्ट के रूप में ये बॉम्बे दिया गया था। उस समय ये बॉम्बे सिर्फ एक छोटा सा द्वीप हुआ करता था, इसलिए इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था। चार्ल्स II के लिए बॉम्बे एक यूजलेस पीस ऑफ लैंड हुआ करता था दोस्तों, इसलिए इन्होंने 1668 ईस्वी में पूरा का पूरा बॉम्बे ब्रिटिशर्स को 10 पाउंड ईयरली रेंट पर हैंड ओवर कर दिया और ब्रिटिशर्स ने यहाँ बनाया अपना बॉम्बे प्रेसिडेंसी। अगला सवाल विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वाज एक्सपेल्ड बाय औरंगजेब, मतलब कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब के द्वारा निष्कासित कर दिया गया था, मतलब कि आप देश छोड़कर वापस जाओ। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सर जॉन चाइल्ड। सर जॉन चाइल्ड ने 1668 ईस्वी में बॉम्बे को एक तरह से कॉर्डन कर लिया था, मतलब कि बॉम्बे पोर्ट पर कब्जा कर लिया था और जो मुस्लिम्स मक्का जाना चाह रहे थे पिलग्रिमेज के लिए उनको भी कैप्चर करने की कोशिश की थी। औरंगजेब को जब यह बात पता चली तो उसको बहुत गुस्सा आया और उसने सर जॉन चाइल्ड को कहा कि आप वापस इंग्लैंड जाओ तुरंत के तुरंत। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद कर लेते हैं दोस्तों। देखो जब भी कार्नेटिक वॉर का जिक्र आए तो आप समझना कि इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में यह लड़ाई लड़ा गया था। अगला वॉर ऑफ सन्स थोम जो है फर्स्ट कार्नेटिक वॉर से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इन इंडिया द फ्रेंच एस्टैब्लिश्ड देयर अर्लीस्ट फैक्ट्री एट, मतलब कि इंडिया में फ्रेंच के द्वारा सबसे पहली फैक्ट्री कहां लगाई गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सूरत। सूरत में पहली फैक्ट्री फ्रेंच ने इंडिया में लगाई थी। देखो सूरत में 1668 ईस्वी में फ्रेंच के द्वारा पहली फैक्ट्री लगाई गई थी। इसके बाद इन्होंने 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में एक फैक्ट्री लगाई जब इसको एक चार्टर दे दिया गया था बाय सुल्तान ऑफ गोलकोंडा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लो, देखो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पाई। इसका एक रीजन ये है दोस्तों कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो सीधा वहां के राजा के अंडर आती थी, मतलब कि अब वहां के राजा को कोई खास इंटरेस्ट था नहीं इंडिया में, इसलिए इनको डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। देखो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फॉर्मेशन है वो लुइस 14 के कार्यकाल में किया गया था, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा अधिकार था अपने डिसीजंस को लेने के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्रीज ऑफ बंगाल वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द डच, मतलब कि इनमें से कौन सा फैक्ट्री जो है डच के द्वारा लगाया गया था। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों चिंसुरा। चिंसुरा जो कि बंगाल में है, यह फैक्ट्री डच के द्वारा लगाया गया था। डच के द्वारा पहली फैक्ट्री जो है पीपली 1627 ईस्वी में लगाई गई थी। इसके बाद इन्होंने चिंसुरा में अपनी फैक्ट्री लगाई 1635 में। इसके अलावा दूसरे फैक्ट्रीज को भी जान ले, कासिम बाजार, पटना, मालदा, बालासोर, यहाँ भी डच की फैक्ट्री थी। देखो जो डच थे ना वो नीदरलैंड्स के लोग थे और जो डेनिश थे वो डेनमार्क के लोग थे। डेनिश भी इंडिया में आए थे दोस्तों। तो डेनिश के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्री थी वो ट्रैंकुवर की फैक्ट्री थी।
ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल विच रीजन ऑफ इंडिया वाज फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ओपियम। ओपियम मतलब अफीम, तो मतलब कि भारत का कौन सा भाग जो है अफीम के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बिहार। बिहार में यहाँ अफीम की खेती होती थी और ये लोग क्या करते थे कि बिहार में अफीम की खेती करवाया और उसके बाद चाइना जाकर बेच देते थे। देखो चाइना में ओपियम का लत था, उस समय चाइना में ओपियम की कंजम्पशन बहुत ज्यादा थी और इसीलिए ओपियम को सेल करना ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ही फायदेमंद सौदा था। अब यहाँ पे देख लेते हैं, देखो बिहार ओपियम के लिए फेमस था। बिहार से यूरोपियंस को या ब्रिटिशर्स को बेस्ट सोरा प्राप्त होता था। इसके अलावा अगर फ्रेंच की बात करें दोस्तों, तो 1761 में फ्रेंच ने मॉरिशियस पर कब्जा कर लिया था, माहे और मालाबार पे 1724 में और कराईकल पे 1739 में। आप जानकर हैरान होंगे दोस्तों कि पौंडीचेरी जो कि एक फ्रेंच टेरिटरी थी, इस पर डच ने कब्जा कर लिया था। बाद में इनके बीच ट्रीटी ऑफ रिजविग होता है और वापस पौंडीचेरी फ्रेंच को लौटा दी जाती है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों डुप्लेक्स, जो कि एक फ्रेंच गवर्नर था। इसकी एक पॉलिसी थी। इसका पॉलिसी ये था दोस्तों कि जो इंडियन राजा है उनके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करो ताकि बेस्ट से बेस्ट डील निकाली जाए। और इसी की पॉलिसी को देखकर अंग्रेजों ने भी इंडियन राजाओं के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। देखो इनिशियल ईयर्स में ये पॉलिसी में बहुत ही सक्सेसफुल रहा था और इसीलिए दूसरे यूरोपियन पावर्स ने भी इसको फॉलो अप किया। और अंत में दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए कि आपने कितने सवालों के जवाब सही दिए हैं। इस वीडियो की पीडीएफ आपको अंकुर कुमार ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अंकुरोसिटी सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे मिलता है मुझे मोटिवेशन। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।